अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। में दूसरा जो जेंटामाइसिन आई ड्रॉप है, उसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा लेक्चर है, वो मैं इंडिकेशन फॉर यूज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कुछ इंडिकेशन मैंने पिछले लेक्चर में बयान कर दी थी, और मैं जो बाकी रहती है बाकी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी इंटरप्रिटेशन शरह और डिटेल और तफसील उसकी बयान करता हूँ। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। ब्लीफराइटिस जो होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन ऑफ द आईलिड होते हैं दोनों। अगर सामने वाला लिड जो है एंटीरियर, एक होता है एंटीरियर ब्लीफराइटिस का मतलब है जो फ्रंट है आईलिड का, वो अगर इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसको एंटीरियर ब्लीफराइटिस कहा जाता है। जो अगर पीछे पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस होता है, पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस। ये दो हो गए। तीसरा, अगर ये दोनों हो, एंटीरियर ब्लीफराइटिस भी हो और पोस्टीरियर भी हो, इसको मिक्स ब्लीफराइटिस कहा जाता है। और ये इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव भी होता है। अगर ये इन्फेक्टिव हो, इन्फेक्टिव ब्लीफराइटिस का मतलब है इसमें बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन भी है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, तो फिर इसके लिए जेंटामाइसिन ड्रॉप देंगे। जेंटामाइसिन ड्रॉप डॉक्टर लिख के देते हैं। अगर ये नॉन इन्फेक्टिव हो तो ये सिर्फ क्या स्टीराइड से ठीक हो जाता है। फिर क्या होता है, ये स्टीराइड से ठीक है। इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव में यही फर्क है। इन्फेक्टिव ब्लीफराइटिस का मतलब ये होता है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है और इन्फ्लेमेशन भी है। नॉन इन्फेक्टिव का मतलब है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है उसमें, सिर्फ उसमें इन्फ्लेमेशन है। अभी इन्फ्लेमेशन है, उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए वो स्टीराइड्स वगैरह दे देते हैं। स्टीराइड्स उसको ट्रीट किया जाता है इन्फ्लेमेशन। स्टीराइड्स में क्या क्या ड्रग्स आती है, एफएमएल आता है, प्रेडनिसोलोन एसिड आता है, डेक्सामेथासोन आते हैं ये। और जो एफएमएल है वो वीक स्टीराइड्स है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यह है केराटोकंजक्टिवाइटिस। ये केराटोकंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्निया एंड द कंजक्टिवा नोन एज केराटोकंजक्टिवाइटिस। ब्लीफराइटिस, ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिड मार्जिन्स ऑफ द आई एंड कंजक्टिवाइटिस। अब मैं आता हूँ यहाँ पर डेक्रोसिस्टाइटिस नंबर 8। डेक्रोसिस्टाइटिस का मतलब है, डेक्रो मीन्स लक्रीमा, सिस मीन्स सैक, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक। वो सैक जिसमें आंसू जमा होते हैं, आंसू जमा होते हैं फिर वहां से ड्रेन होते हैं नीचे, एनएलडी के जरिए ड्रेन होते हैं और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक नोन एज डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रोसिस्टाइटिस जो होता है ये कॉन्जेनिटल होता है, उसके बाद एक्यूट होता है, उसके बाद क्रोनो का टेस्ट की क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आपको। एक्यूट जो डेक्रोसिस्टाइटिस होता है उसमें बच्चों की मसाज की जाती है। ये जो लिड आई होता है, आई लिड लोअर से उसकी मसाज और स्ट्रोक्स दी जाती हैं ताकि वो एनर्जी अगर उसकी ब्लॉक है तो खुल जाए। और जिनको डेक्रोसिस्टाइटिस होता है उनको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी होता है, ये पक्की बात है, उनको भी ये एंटीबायोटिक ड्रग्स दी जाती हैं। डेक्रोसिस्टाइटिस का जो पेशेंट होता है अगर ये ना ठीक हो, फिर उसको डेक्रोसिस्टाइटिस वाले पेशेंट को जो बच्चे होते हैं अगर उसकी एनर्जी नहीं खुले तो उसको जीए में उसकी सिरिंजिंग प्रोबिंग की जाती है। जीए में बच्चा 1 साल तक मसाज करते हैं, उसके बाद फिर वो देखते हैं कि खुली नहीं खुली, इस पर सिरिंजिंग प्रोबिंग करते हैं। उसमें बाद में सिरिंजिंग प्रोबिंग करके देखते हैं, अगर वो खुल जाए तो बहुत अच्छा है, वो ठीक हो गई है जी। डेक्रोसिस्टाइटिस का जो पेशेंट होता है उसमें जो आंसू बाहर निकलेंगे उसको एपीफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीफोरा। जो आंसू बाहर निकलेंगे वो एनएलडी ब्लॉक होने की वजह से आंसू बाहर गिर रहे हैं, उसको एपीफोरा कहते हैं। अगर लैक्रिमल ग्लैंड ओवर फंक्शन करे, अगर लैक्रिमल ग्लैंड ओवर फंक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा फंक्शन करते हैं, आंसू बाहर निकले, उसको लैक्रिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्रिमेशन। तवज्जो कीजिएगा जरा, सब सोए हुए ना बैठे, जाग के सुने जरा, जागते रहिएगा प्लीज। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? भाई तवज्जो रखें आप सबकी, आप भी तवज्जो रखें मेरी तरफ, आप नॉलेज की तरफ देखिए क्या मैं बयान कर रहा हूँ। डेक्रोसिस्टाइटिस, फिर ये एक्यूट हो जाता है, ये क्रोनिक हो जाता है। एक्यूट एंड क्रोनिक जो स्टेजेस होती हैं अडल्ट के लिए, अगर अडल्ट की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और वो नहीं खुलती, मसाज क्या करनी है, उसको भी एलए में उस पेशेंट को माइनॉरिटी में ले जाते हैं, एलए में उसकी सिरिंजिंग और प्रोबिंग करते हैं। अगर वो खुल जाए तो बहुत अच्छा, उसके गले में पानी जा रहा होता है तो इसका मतलब है खुल गया। अगर गले में पानी नहीं जा रहा, बार बस नॉर्मल समय गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी ब्लॉक है बिल्कुल। जब ब्लागत फिर उसमें आखिर में एक सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी मुझे बाहर से नहीं लेकर आ रही है, ये तो लफ्ज तवज्जो से देखिएगा। डेक्रोसिस्टो सिस्टाइटिस, डीसीआर की सर्जरी। डीसीआर का मतलब है अगर ये डेक्रोसिस्टाइटिस क्रोनिक हो गया, ठीक नहीं हो रहा, फिर इसकी डीसीआर सर्जरी करनी पड़ती है। डेक्रोसिस्टोरेनास्टोमी की जाती है। एक ये रूट को बाईपास, एक अलग एक रास्ता बना दिया जाता है, उसमें एक सिलिकॉन की बारीक ट्यूब डाल देते हैं, 6 माह के बाद ट्यूब निकाल दिया तो एक नया रास्ता बना दिया जाता है। ये डेक्रोसिस्टाइटिस। उसके बाद एक्यूट म्यूकोनिस्ट जो ग्लैंड होता है ये इन्फ्लेम्ड हो गया, एक्यूट है, इसके लिए ड्रग देते हैं, इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसका दूसरे लफ्जों में जो मतलब है, एक्यूट म्यूकोनिस्ट का मतलब दूसरे लफ्जों में जो मतलब है वो ये है कि ये क्लेजियान है, ये इंटरनल होल्डियोलम है। क्या है?
इंटरनल होडियोलम बन रहा है। जी जी, इंटरनल। अब मैं आता हूँ जरा कंट्रा इंडिकेशन आपको बयान करता हूँ, इसकी कंट्रा इंडिकेशन कौन कौन सी सूरतें जिनमें ये ड्रग आंख के लिए नुकसानदेह होगी, खतर रिस्क फैक्टर होगा। एक हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी इट्स कंपोनेंट्स, इसके जो जेंटामाइसिन है इसके इंग्रेडिएंट्स से किसी को एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन है तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एलर्जिक रिएक्शन अगर है तो वो बिल्कुल इसको डिस्कार्ड कर। अगर किसी ने आंख में जेंटामाइसिन का ड्रॉप इस्तेमाल कर उसको शुरू होता है तो उसका काम इसको आंखों को फौरन वॉश करे, वॉश करे और ये ड्रॉप दोबारा इस्तेमाल ना करे, उसको डॉक्टर कोई दूसरा ड्रॉप लिख कर देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है एडवर्स रिएक्शंस में, इससे ब्लड विजन हो जाएगी, लेकिन ब्लड विजन कैसी होगी? टेम्परेरी होगी, जरा टेम्परेरी होगी। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ओकुलर पेन एंड रेडनेस हो सकती है। ओकुलर पेन एंड रेडनेस, प्लूराइटिस ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर कुछ दाग धब्बे बन सकते हैं, ये सिस्टमिक साइड इफेक्ट है। ये ऊपर जो ब्लड विजन है ये ओकुलर साइड इफेक्ट है। एलर्जिक रिएक्शन आंख में भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन जो होता है ये सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है और ओकुलर भी हो सकता है। उसके बाद प्लूराइटिस ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह बन सकते हैं। इसके बाद बर्निंग एंड इरिटेशन आंख में हो सकती है, ये ओकुलर साइड इफेक्ट है। बैक्टीरियल एंड फंगल कंजक्टिवाइटल हो सकता है, हो जाता होता है ये, क्योंकि कंटामिनेशन होने से। ये मैं बता रहा हूँ आपको। कंजक्टाइवल हाइपरीमिया, क्या मतलब इस बात का? ब्लड वेसल जो होंगी उनकी रेडनेस ज्यादा होगी और वो ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाती हैं वो रेडनेस हो जाएंगी, उसको कहते हैं बैक्टीरियल हाइपरीमिया कहा जाता है। वेसल्स रेडनेस एंड डायलेट, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, ब्लड ज्यादा सर्कुलेट करेगा। कंजक्टाइवल एपिथेलियल डिफेक्ट हो जाएगा। जो कंजक्टाइवा होता है उसके ऊपर, उसकी जो एपिथेलियम होती है इसके ऊपर, अगर वो किसी तरह उसमें इंजरी ट्रामा होता है तो उसमें हीलिंग डिफेक्ट हो सकती है, वो हील जल्दी नहीं होती, इसकी वजह से हो जाती है, हीलिंग डिफेक्ट होता है एपिथेलियल। जो हमारे ये कंजक्टिवा है, कंजक्टिवा इसके अंदर ब्लड वेसल भी होती हैं, वेन भी होती हैं और इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम होती है। और कंजक्टिवा जो होता है हाईली वेस्कुलर होता है और कंजक्टिवा की नेचर ये हर वक्त गीला रहता है। कंजक्टिवा की नेचर ही हर वक्त गीला, कंजक्टिवा गीला रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन, इसका 1 ड्रॉप टू बी इंस्टेड 3 times a day in eyes according to the prescription of ophthalmologist। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से आंखों में ड्रॉप नहीं डाल सकता। हाँ, कोई मामूली है, आंख ओकुलर डिजीजेज है, मामूली कोई कंजक्टिवाइटिस है तो उसके लिए ड्रॉप कोई एडवाइस किया जा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से आंखों में ड्रॉप नहीं डालनी, इससे आंख का नुकसान होने का बहुत ही खतरा होता है। थैंक यू वेरी मच। तवज्जो, ये यहाँ तक।